सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 13 ऑफ GKPY की सीरीज़ पार्ट 3, जिसमें कि हम नए 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेकिन नए 20 क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि पुराने 20 क्वेश्चंस को भी रिवाइज करके आया करें, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो डेली बेसिस पे जो GK की क्विज़ हुआ करती हैं मॉर्निंग में, उनको आई होप सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों की, जो मैं बैच में भी जैसे लाइव मैंने लिया था पिछली बार, तो उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर सब्जेक्ट वाइज क्विज़ अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई अगर आप में से पहले तो ये चाहूँगा कि आप लोग बताएं कि आप में से कितने लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस चाहिए। अगर डायर नीड होगी तो मैं इसका कुछ इंतज़ाम करवाता हूँ कि एप्लीकेशन पे ही आपको जो भी सब्जेक्ट की, और ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी क्विज़, वो कैसी क्विज़ होगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे हम चीज़ें करते हैं, इसकी PDF परमार SSC टेलीग्राम पे ही अपलोड होती है। एंड इसके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत टाइम लगता है, तो जो यही इशू है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे पास टाइम है नहीं किसी कारणवश, या फिर हो सकता है कि आपके और भी सब्जेक्ट्स कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर आप वर्किंग है, तो उन लोगों के लिए हैंड रिटन नोट सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल हैं परमार एकेडमी ऐप पे। कोर्सेज सेक्शन में जाके आप PDF कोर्स ब्रैकेट में पार्ट 3 अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जितने भी हैंड रिटन नोट्स जो हम लोग डेली बेसिस पे क्लास करते हैं, उसके नोट्स वहीं पे अपलोड होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जिन लोगों को देखना है कि किस तरह के नोट्स होते हैं, तो आप वहाँ से परमार SSC टेलीग्राम पे जो लेक्चर 1 थे उसके सैम्पल नोट्स वहाँ पे अपलोडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि पहला क्वेश्चन ये रहा। हरिप्रसाद चौरसिया इज अ नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हरिप्रसाद चौरसिया के संगीत वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं। और एक चीज़, कल मैंने गलती से इंडस रिवर यहाँ से यहाँ आती है, मैंने बताया भी था कि ये आपका अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। गलती से मेरे मुंह से निकल गया अंडमान सी, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गई, वैसा टाइप मीम आ रहा है मेरे दिमाग में भी, ठीक है। तो तुम लोगों ने उस बात का इशू बना दिया गवर्नमेंट ने कि हाँ ठीक है वो चीज़ बताना ज़रूरी है, लेकिन अब वो कभी कभी हो जाता है कि गलती से कोई चीज़ मुंह से निकल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन और अंडमान थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है, तो मैंने वो गलती से अंडमान सी बोल दिया, जबकि अंडमान सी ऑब्वियस सी बात है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है उसके पास जो बे ऑफ बंगाल का ही एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे छोटा सा सी है, उसको हम अंडमान सी बोलते हैं। ऑब्वियसली वो अरेबियन सी ही होगा, अरब सागर होगा, ठीक है। एंड फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड दी नालंदा एंड विक्रमशिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया ये किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? फ्लूट, वीणा, सरोद या फिर सितार? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्लूट, बांसुरी वादक हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, हरि का नाम मतलब, और हरि के नाम से हमारे दिमाग में कृष्ण जी आते हैं, तो कृष्ण जी क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। फ्लूट की अगर हम बाकी और एक्सपोनेंट की बात करें तो एक और यहाँ पे याद करिएगा, पन्ना लाल घोष। तो अभी के लिए सिर्फ 2 नाम आपको याद करके रखने अच्छे से। एक तो मोस्टली यही पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध में, बाकी पूछेगा तो पन्ना लाल घोष। वीणा की अगर बात करें तो असद अली खान एक फेमस एक्सपोनेंट है, असद अली खान। बाकी हमने और क्या वीणा के रिगार्डिंग ये चीज़ पढ़ी है कि समुद्रगुप्त को कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, तो ये भी एक एंशियंट एक्सपोनेंट हो जाएंगे इसके। यहाँ तक कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, औरंगजेब भी वीणा बजाता था। इसको भी एक मेडिवल इंडिया का, इसको इनको एंशियंट हिस्ट्री का और औरंगजेब को मेडिवल हिस्ट्री का एक्सपोनेंट कंसिडर किया जा सकता है वीणा का। सरोद की अगर बात करें तो सरोद अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान, राजीव तारानाथ, ये इसके एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। बात अगर सितार की करें तो सितार के बहुत बात कर चुके हैं। क्या क्या बात कर चुके हैं कि उस्ताद रविशंकर हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैमी फॉर द वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था उनको, ठीक है। इनके जो ब्रदर हैं वो फ्यूजन डांस के प्रतिपादक माने जाते हैं इंडिया में। इनकी जो बेटी हैं अनुष्का शंकर, वो भी सितार वादक है। सितार के अगर हम और एक्सपोनेंट्स की बात करें तो निखिल बनर्जी, ये मैंने आपको नाम बताया होगा, निखिल बनर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। रविशंकर, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से उनमें से कौन एक नहीं है? मांसपेशियों की अगर हम बात करें, मसल एक टाइप के टिश्यू है। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या किस नाम से जाना जाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाते हैं तो उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, और ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह की मसल्स होती हैं, ध्यान से इसके रिगार्डिंग देखिएगा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से स्ट्रिएटेड कौन सी है, क्वेश्चन ये बनेगा इनमें से वॉलंटरी कौन सी है, कौन सी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन सी ब्रांच और कौन सी अनब्रांच्ड है। सबसे पहले
वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री का जो है कॉन्सेप्ट समझिए। वॉलेंट्री का मतलब ये है कि उनको हम अपनी विश से, ये मसल को हम अपनी विश से मूव करवा सकते हैं, स्केलेटल मसल्स को। स्मूथ इनवॉलेंट्री हैं और कार्डियक इनवॉलेंट्री है, यानी कि इनको हम अपनी मदद से या फिर हम इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे स्मूथ मसल का एग्जांपल दूं तो यूटेरस, या फिर आई की अगर हम बात करें, जो प्यूपिल जो होता है हमारा पुतली डायलेट होता है, कहीं हम अंधेले में जाते हैं, ठीक है, एकदम से उजाले से अंधेले में जाएंगे तो प्यूपिल क्या होगा, एकदम खुल जाएगा, ठीक है, एकदम अंधेले से उजाले में जाएंगे तो सिकुड़ जाएगा। क्या वो उसमें हमारा कंट्रोल है? क्या जो डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी जो हमारे स्टमक होते हैं यहाँ पे भी स्मूथ मसल होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल होती हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमारा कंट्रोल है कि हम डाइजेशन को वॉलंटरली रोक सकते हैं कि भाई रुक जाओ अभी नहीं, या फिर एकदम से फास्ट डाइजेशन करवा दें? नहीं, जैसा होगा वो होगा अपने आप। सिमिलर गोज विद कार्डियक मसल। कार्डियक ऑब्वियसली बात है कहाँ पे होगा, ये हार्ट में होगा, ठीक है, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको भी हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्केलेटल मसल, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए बाइसेप्स की मसल्स आप मूव करवा सकते हैं कि नहीं? करवाते भी होंगे आप में से काफ़ी लोग, है ना तो वो कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो स्केलेटल मसल है। अब याद ऐसे रखना है, जहाँ पे बोन होगी, अब आपके बाइसेप में बोन है ना, वो मूव हो जाते हैं, लेकिन जो स्मूथ है, स्मूथ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बोन नहीं है, नहीं तो बोन होता तो स्मूथ थोड़ी ना, हार्ड होता, ठीक है, तो स्मूथ है, ठीक है, वहाँ पे कोई बोन नहीं, स्टमक में कोई बोन है, इंटेस्टाइन में कोई बोन है नहीं है, तो वो फिर इनवॉलेंट्री है। कार्डियक तो सबको पता ही है कि भाई वो हार्ट जो है इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। नाउ कमिंग ऑन टू यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, देखिए ये है मल्टी न्यूक्लिएट, ये है यूनिन्यूक्लिएट और ये है यूनिन्यूक्लिएट। मल्टी का मतलब है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यूनि का मतलब एक न्यूक्लियस है। देखिए एक उसमें एक ही न्यूक्लियस है, एक उसमें एक ही न्यूक्लियस है, एक 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 यहाँ पे देखिए एक ही उसमें एक ही, मतलब आपको देखिए, मतलब ये जो पाइप्स आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मसल्स हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं। देन एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से ब्रांच्ड कौन सी, और ये स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, और जो स्ट्रेटेड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लाइन्स, धारियाँ, ठीक है, तो धारियाँ यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रेटेड है, ठीक है, स्ट्रिएशंस हैं इसमें, ठीक है, इसमें भी स्ट्रिएशंस है, लाइन अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगे, अगर आप थोड़ा जूम करें, यहाँ पे कोई लाइंस नहीं है। एंड द लास्ट थिंग जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ये अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है, बट ये ब्रांच्ड है, मतलब इनमें ब्रांचेस हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपकी अनब्रांच्ड है, ठीक है, ये भी आपकी अनब्रांच्ड है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ पहचानना ही था कि इनमें से कौन सी टाइप ऑफ मसल है ही नहीं, तो सेसेमॉइड नहीं है ये। स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल 3 टाइप की मसल सेल्स होती हैं। बाकी अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। प्लांट टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, विभज्योतक ऊतक बोलते हैं, और दूसरे स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज़। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है, और फिर हमने इसको 2 कैटेगरी में बांटा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ रहे थे, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आ रहा था। उनके फंक्शंस और सारी चीज़ें हमने देखी थी। क्वेश्चन नंबर 3, रामा वैद्यनाथन इज एन अकेडमी अवार्ड विनर फॉर विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता है ये? तो ये है रामा वैद्यनाथन की। अगर हम बात करें, ये सत्तरिया कहाँ का है? असम का है। मणिपुर का है, ठीक है। कथक, ठीक है, कथक की अगर बात करें यूपी का है। तो भाई रामा वैद्यनाथन मुझे साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, ये सबको पता है, और साउथ इंडिया का सिर्फ एक ही क्लासिकल डांस है, दैट इज़ भरतनाट्यम। बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं। सत्तरिया को सन 2000 में जोड़ा था। भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे, जो ट्रिक पड़ी हुई यूट्यूब वाईटी शॉर्ट्स में। बाकी हम भरतनाट्यम के स्टेजेस यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए, बिकॉज अभी जो IB का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, पहले भी जिन लोगों ने PY की सीरीज़ पार्ट 2 पार्ट 1 से पढ़ा होगा वहाँ पर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंट में पूछा गया तो कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेजेस इस तरह से होती हैं। शब्दम होती है, ठीक है, वर्णम होती है, शब्दम, वर्णम, जाटी स्वरम, ठीक है, जाटी स्वरम, पदम, टिल्लाना, अलारिपू, ये सब क्या होती हैं? इसकी फॉर्म्स होती हैं। किसमें? या फिर स्टेजेस होती हैं भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम को सादी रट्टम के नाम से पहले जाना जाता था। नाट्य शास्त्र में इसके बारे में क्या, सभी क्लासिकल डांस के बारे में, जो कि भरत मुनि जी ने कंपोज किया था। इसमें बहुत ही अच्छे फेशियल जेस्चर्स का यूज़ किया जाता है चीज़ों को सिंबलाइज करने के लिए, ठीक है।
सत्तरिया हमने क्या क्या पढ़ा था? सत्तरिया में हमने ये पढ़ा था कि ये असम का तो क्लासिकल डांस है और इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं गुरु शंकर देव। एंड सत्तरिया के 2 फॉर्म्स होते हैं, भावना और अंकिया नाट। मणिपुरी की अगर बात करें तो ये ध्यान रखना, एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि मणिपुर का है, ठीक है। और शायद मैंने आपको जागोई और चोलोम भी बताया हो, जो जागोई और चोलोम 2 इसके फॉर्म्स होते हैं। एंड मणिपुरी को मणिपुरी रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी रासलीला, भगवान कृष्ण या फिर विष्णु जो अवतार हैं उनको डिवोटेड है ये। और ये एक तरह का इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है। इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आई जो कॉन्टैक्ट है उसको मेंटेन नहीं किया जाता है ऑडियंस से जो परफॉर्म करते हैं इसको। कथक हमें पता है ये यूपी का है और ये कथा वर्ड जो इसका मतलब स्टोरी होता है उससे डिराइव्ड है ये। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ऑन द ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पर नहीं छूट रहा, नहीं, ठीक है। तो और ये एक चीज़ अच्छा बताइए, इनमें से किससे झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी, इनमें से किस डांस एसोसिएटेड है? बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, ठीक है, निर्मला मेहता, ये सब किस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आपके यही हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हैं। तो स्टेटमेंट 1 है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। द ग्रेट बाथ वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदारो जो साइट थी वहाँ पे ना सिर्फ ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार मिला था, बल्कि ग्रेट ग्रैंडरी विशाल अन्नागार मिला था जो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। यहाँ पे हमें पशुपति सील भी मिली थी, पशुपति सील, जिनको हम प्रोटो शिवा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे उनको यौगिक पॉस्चर में दिखाया गया और वहाँ पे उनके अराउंड डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे बफेलो है, या मैं इस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ बेटर डियर करके, आपको इसको याद कर सकते हैं, बेटर डियर, बफेलो है, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है और डियर, 2 डियर इनके पैर के नीचे बैठे हुए हैं, यौगिक पोस्चर में प्रोटोशिवा बैठे हुए हैं। प्लस यहाँ से मोदी जी, सॉरी कौन है वो, बियर्डेड मैन, ठीक है, बियर्डेड मैन की टेराकोटा की सील मिलती है। प्लस यहाँ से हमें ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है, डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैच्यू, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाया गया है, ये हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे कि गॉडेस अर्थ की भी यहाँ पे हमें एक तरह से टेराकोटा का फिगर मिला हुआ है, जिनके वूम्ब से एक पेड़ ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसलिए उनको गॉडेस अर्थ कंसिडर किया। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदारो से मिली हैं हमें, तो ये सही हुआ। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, ग्रेट बाथ वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। ध्यान रखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है किसी ने नहीं पढ़ी होती हैं, ऐसा मत समझिए कि भाई तभी हम कर पाएंगे जब ये चीज़ हमने पढ़ी होगी। क्या हुआ कि मतलब इससे कंसिडर करिए कि भाई आपने एक पहला तो सही है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, यानी 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। अब आपको मतलब गेस लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो देन अब अगर मुझे सेकंड को मैं सही कंसिडर करूं या फिर रॉन्ग कंसिडर करूं, तो इसमें कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, जिसको कि चेंज किया जा सके आसानी से, या फिर कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है जिससे कि स्टेटमेंट गलत हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही जनरलिस्टिक या फिर डेफिनेशन टाइप दी हुई है, ठीक है, तो ये भी आप इसको सही कंसिडर करेंगे और ये सही है भी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर। बाकी हमने क्या क्या पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसको बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2500 से लेकर 1750 BC तक का इसका टाइम पीरियड है, ठीक। और हमने ये पढ़ा था कि जो भिर्राना है हरियाणा में पड़ता है, वो इंडिया की मतलब पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पुरानी साइट है। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है वो सबसे पुरानी से सबसे एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडिया में सबसे बड़ी साइट है, नॉट सैटेलाइट, सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। और इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ के लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। यहाँ के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, लॉ के बारे में नहीं पता था, ठीक। और हमने ये भी देखा था कि अच्छा ये बताइए कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो ग्रेट बाथ है इसको किस पर्पस से ये लोग यूज़ करते थे, फॉर व्हाट पर्पस इट वाज यूज्ड। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे 2 पार्ट में यूजुअली सारे जितनी भी साइट थी वो डिवाइडेड थी। ऊपर वाले को सीटाडेल बोलते थे, नीचे वाले को लोअर टाउन बोलते थे। एक ऐसा था जिसमें सीटाडेल नहीं था, पाकिस्तान का चिन्ह। एक था वो जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, वो कौन था, धौलावीरा, जहाँ पे जायंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम देखने को मिला हमें, ठीक है। और बात करें कालीबंगान में ब्लैक बैंगल्स मिले हमें, ठीक है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, वहाँ पे डबल बरियल देखने को मिला। लोथल भोगावा नदी के किनारे है, और डबल कॉफिन बरियल हमें हड़प्पा में देखने को मिला, ठीक है। एंड हमने देखा था, और क्या देखा था, अभी रिसेंट में जो IB का एग्जाम हुआ उसमें खूब क्वेश्चन इससे पूछे गए कि किस नदी के किनारे हैं, किसने फाउंड किया, तो दयाराम साहनी। ये सारी चीज़ें देख चुके हम लोग, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। दयाराम साहनी क्या, हड़प्पा 1921। राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, मोहनजोदारो 1921,
ठीक है, और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल गोल पोस्ट्स। फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है। गोल पोस्ट मतलब जो दो गोल पोस्ट होते हैं ना, इनके बीच की दूरी होती है 7.32 मीटर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, फुटबॉल से अगर हम रिलेट करें क्या चीज़ों को, तो जो हमने पहले पढ़ी हैं, तो क्या क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। इसके जो कप्स होते हैं डिफरेंट, डूरंड कप होता है, मेडिका कप होता है, ठीक है, रोवर्स कप होता है, संतोष ट्रॉफी होती है। ये सारे कप्स एंड ट्रॉफीज़ हमने फुटबॉल से एसोसिएटेड पढ़े थे। बेस्ट फुटबॉलर का भी अवार्ड मिला है, बेस्ट फुटबॉलर का अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, जो कि मेल कैटेगरी में मिला है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को। ठीक है, मेल कैटेगरी में लियोनल मेसी को ये मिला है, और फीमेल कैटेगरी में स्पेन की एटाना बोनमाटी, स्पेन की एटाना बोनमाटी को मिला है। ये करंट अफेयर का और 100% अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अराउंड विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन पब्लिश अ पेपर हाईलाइटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स। जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है, वैसे न्यूक्लियस तो आपका इसमें भी देखने को मिलेगा एनिमल सेल में। अच्छा बताइए, वो कौन सी टाइप ऑफ सेल होती हैं जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, वो बताइए। तो यहाँ पे आंसर 1830s होगा, जहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस इन प्लांट सेल खोजा था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूक्लियस हमने क्या पढ़ा। तो न्यूक्लियस सबसे सेंटर में होता है और इसको एक तरह से ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी तरह बताइए कि किसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल एंड किचन हाउस ऑफ सेल, किचन हाउस ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, इस न्यूक्लियस में होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर जब एंटैंगल्ड हो जाता है, या फिर जो क्रोमैटिन मटेरियल जब एंटैंगल्ड हो जाता है, तो क्रोमोजोम बनता है। ये जो क्रोमोजोम होते हैं, ये क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, टोटल 46 होते हैं, लेकिन अगर हम पेयर्स में क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं। 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होते हैं जो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एक्स होता है फीमेल और जिसमें XY होता है मेल। ठीक है, और हमने देखा था किस तरह से मेल और फीमेल बनता है, यानी कि मेल होगा बच्चा या फिर फीमेल होगा, ये एक्चुअली मेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि क्रोमोजोम किसका बना होता है, ये बना होता है DNA का, जो कि एंटैंगल्ड है खुद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, DNA जो है खुद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एंटैंगल्ड है, जो हिस्टोसोन नामक प्रोटीन है उनके बीच में। ठीक है, हिस्टोसोन नामक जो प्रोटीन होता है उसके बीच में। DNA के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। बट इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज करी थी। अगर इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, द्विकुंडली संरचना की, फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज 1869 में करी थी। वहीं वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज 1953 में करी थी, 1953 में। ठीक है, और इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें स्ट्रैंड्स होते हैं, एडेनाइन, ग्वामाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन के 4 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी चलिए हम डिस्कवरीज और पढ़ लेते हैं कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। तो सेल हमारी पहले तो डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी कॉर्क में, और ये करी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी थी डेड सेल की। फिर अगर हम बात करें जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका, इसकी खोज करी थी किसने? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और कहाँ पे? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कहाँ पे डिस्कवरी करी थी? जो पॉन्ड वाटर होता है ना, तालाब का पानी, उसमें खोज करी थी इन्होंने। और कब करी थी? 9 साल बाद, जैसे मैंने बताया था, तो 1674 हो जाएगा। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी शेल्डन और स्वान ने। ठीक है, शेल्डन एंड स्वान ने ये थ्योरी दी थी, और इसको फर्दर इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया था वर्चॉव ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ, एना चांडी, फातिमा बीवी या फिर किरण मजूमदार शॉ। तो ये कोई जज नहीं थी। पहली बात तो ये जो बायोकॉन करके एक कंपनी है उसकी फाउंडर है ये। ठीक है, और ये काफ़ी जो हमारी
एक तरह से लिस्ट आती रहती है टॉप पावरफुल मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग विमेंस की इंडिया में, तो उसमें ये यूजुअली रहती हैं, ये जैसे कि हमारी निर्मला सीतारमन यूजुअली रहती हैं और ये किरण मजूमदार शॉ, इन दोनों लोग कॉमन ही रहती हैं ये, ठीक है। लीला सेठ इसका सही आंसर होगा। लीला सेठ अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट था उसकी पहली, एक तरह से हम बोल सकते हैं उसमें ये जज बनी थी और किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी थी। हिमाचल प्रदेश से आपको याद आना चाहिए बिकॉज अभी हमने लेटेस्ट में क्वेश्चन किया था, जो हम लोग बैच में अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खत्म किए थे, तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था जो एसएससी में पूछा भी गया कि हिमाचल प्रदेश को कब मतलब अपना हाई कोर्ट एक तरह से मिला था। तो 1971 में, क्योंकि ये 1971 में इसको स्टेटहुड मिला, जिसके बाद इसको खुद का हाई कोर्ट मिला। पहले ये अपना हाई कोर्ट जो है दिल्ली के साथ शेयर करता था, दिल्ली के साथ, दिल्ली में इसका हाई कोर्ट लगता था। कमेंट में आप बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसने ये बोला था कि हाई कोर्ट शेयर हो सकते हैं। उसी ने ये बोला था गवर्नर भी शेयर हो सकते हैं। उसी के थ्रू जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, उसी से जोनल काउंसिल सेटअप हुए। उसी अमेंडमेंट ने पार्ट नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म भी किया। एना चैंडी की अगर बात करें, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। अंतर क्या है फिर? लीला सेठ वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज। इतना तो आयोग पता होगा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सीजेआई होता है, उसमें चीफ जस्टिस होता है प्लस अदर जजेस होते हैं। ऐसे सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सारे जो हाई कोर्ट है उनमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए एंड अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। ध्यान रखना, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये पार्ट नंबर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, भाग नंबर 6 संविधान के आता है। सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आता है। और आर्टिकल अनुच्छेद की बात करें तो 214 से लेके 214 से लेके 233 तक के बीच में दिया हुआ इसके बारे में। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होता है कि कितने जजेस होंगे, ये डिटरमाइन करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, देश की संसद, लेकिन हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करें टोटल 25 हैं देश में। ओनली यूटी विद अ हाई कोर्ट, ओनली यूनियन टेरिटरी विद अ हाई कोर्ट इज दिल्ली। हाई कोर्ट शेयर हो सकते हैं, ये 7th अमेंडमेंट ने बोला था। 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 में हुआ था, इसने बोला था, जिसने 7वां पार्ट को रिपील किया था, जिसने ये भी बोला था कि गवर्नर भी, राज्यपाल भी, एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स को सर्व कर सकता है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये केरल के कोची हाई कोर्ट में लगता है। अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है, इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के तहत आता है। यहाँ पे पुडुचेरी है, इसका जुरिस्डिक्शन मद्रास हाई कोर्ट के तहत आता है। यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन और दीव है, यहाँ पे गोवा है। इन सब का महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसके तहत इनका जुरिस्डिक्शन आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई हाई कोर्ट ये सब शेयर हो सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फातिमा बीवी की अगर बात करें तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये ध्यान रखना कि आज तक कोई भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आज तक फीमेल चीफ जस्टिस नहीं हुई है। ठीक है, कमेंट में आप बताइए कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करी थी? इसको ने, इसको मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने, तो ये करी थी हीरापुर में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अभी तो इसका लोकेशन बर्नपुर में है। ठीक है, और इसको की अगर बात करें तो कब सेटअप हुआ था ये? 1918 में। तो इसको ने अपनी पहली फैक्ट्री 1918 में सेटअप करी थी। दैट डजंट मीन कि पहली आयरन एंड स्टील जो कंपनी है वो 1918 में ही सेटअप हुई। पहली आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। कहाँ पर? ये जमशेदपुर में सेटअप हुई थी 1907 में, ध्यान रखना। ठीक है, जमशेदपुर 1907। और इसको सेटअप किया था जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने। दोराबजी टाटा की रिगार्डिंग हमने क्या देखा था कि ही वॉज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कब स्टैब्लिश हुआ था आप कमेंट में बताएंगे। फिर अगर हम बात करें तो हमने टिस्को, ठीक है 90, और ये ध्यान रखना इसको मर्ज कर दिया गया था। ये आपका इसको है ना, इसको 2006 में मर्ज कर दिया गया था विद दी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो कि वन ऑफ दी 13 महारत्न कंपनीज में से एक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द गवर्नर? ठीक, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड? जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले तो ये ध्यान रख लो कि जो गवर्नर है, चलो अभी मैं आपको बता दूंगा जब वॉरेन हेस्टिंग पढ़ेंगे, तो चलो अभी बता ही देता हूँ फिर। तो पहले ये पोजीशन हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे बंगाल में इनका एक प्रोविंस हुआ करता था, इनका अंग्रेजों का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंगाल का गवर्नर होता था, एक बॉम्बे का और एक मद्रास का। ठीक है, 3 होते थे। फिर हुआ क्या,
ये गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर दिया गया और इसको पावरफुल बना दिया गया। तो अब इसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये किया गया 1773 के एक्ट से, 1773 के एक्ट के थ्रू। और इस समय जो इंडिया में गवर्नर ऑफ बंगाल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल अगर मैं बात करूं तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। क्लियर। और यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। जो पहले रेलवे लाइन है वो 1853 में 1853 में सेटअप हुई थी। किसके बीच में? बॉम्बे से लेके थाने के बीच में, लेकिन कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। एक्चुअली में पहले जो चलाई गई थी वो गुड्स ट्रेन थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी ने इसको सेटअप किया था। लॉर्ड तो इनके नाम के आगे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ऐसा कोई काम इंडिया के लिए नहीं किया कि इनके आगे लॉर्ड लगाओ, ठीक है। लॉर्ड लगाना है तो फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके आगे लगना चाहिए कि नहीं। तो डलहौजी की अगर बात करें तो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाया था ये 1848 में, 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसको बोलते हैं, जिसके तहत इसने सबसे पहला जो स्टेट ऑक्यूपाई किया था वो सतारा था। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, इस तरह से इसका पूरा ऑक्यूपाई करने, एक तरह से कैप्चर करने का पूरा ऑर्डर था। डलहौजी की अगर बात करें तो डलहौजी के टाइम पे ही इस्टेब्लिश्ड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया सारे प्रांतों में, सारे प्रोविंसेस में। एक एक करके जो बाकी लिखे हुए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज सारी चीज़ें देखते हैं वो इसी ने सेटअप करी थी। इसी ने ही जो हम पुलिसिंग सिस्टम देखते हैं इसको रिफॉर्म किया था। जो आप ये दरोगा सब देखते हो ना, ये सब इसी ने सेटअप किया था, ठीक है, पुलिसिंग सिस्टम कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो 1793 में इसने परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त लाया था, जिसको कि ज़मींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें मैं घुस नहीं रहा हूँ डीप में, क्योंकि फिर मुझे रैयतवाड़ी मालवाड़ी सब बताना होगा, तो वो भी मैं आपको खुद को कंस्टेंट कर रहा हूँ, बिकॉज हम जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे उस चीज़ को। कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो ये एक कॉर्नवालिस कोड भी लाया था 1793 में, ठीक है। कोड एक लाया था 1793 में कि भाई मतलब जो स्कूल जो कॉलेज गोइंग हैं स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्या क्या मतलब चीज़ें फॉलो करनी, क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एंड इसने, और हाँ, थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ना, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में यही इन्वॉल्व था, उस समय यही था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में आपका कॉर्नवालिस। और ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ कब था? 1790 में चालू हुआ था ये, और 92 तक चला था, ठीक है। और इसमें दैट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। जो मैसूर किंगडम था ना यहाँ पे तो उसी की कैपिटल हुआ करती थी सेरिंगपट्टम। और सेरिंगपट्टम ये ट्रीटी किसके साथ साइन हुई थी? किसने, मतलब कौन था उस समय मैसूर का राजा? ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मतलब बहुत ही बड़ी डिफीट यहाँ पे झेलनी पड़ी। साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे इसके दोनों बेटों को हॉस्टेज के तौर पे ले गए थे कि जब पैसे का इतना जुर्माना पे कर दोगे तब तुमको जो है तुम्हारे दोनों बच्चों को छोड़ेंगे। छुड़ा तो लिया था, बट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, और टीपू सुल्तान की वहाँ हो जाती है डेथ, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस में, और कॉर्नवालिस की भी डेथ होती है इंडिया में ही, गाजीपुर में ये मरता है, ठीक है। खैर, बाकी अगर हम बात करें बेंटिक की, ठीक है, जगह तो यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बेंटिक को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेंटिक के रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए कि ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल का पोजीशन है इसको क्रिएट करके सिर्फ टर्म एक तरह से, क्योंकि देखिए टर्म तो बदला ही, प्लस एक तरह से मेन ये था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको ज़्यादा पावर्स मिल रही थी और इनको सबड्यू किया जा रहा था मद्रास और बॉम्बे वालों को। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत में इसी का कंट्रोल होगा। और ये किया 1833 का जो एक्ट था, जिसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। विलियम बेंटिक ने और क्या क्या किया? तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके टाइम पे आप ये ध्यान रखना, इसके टाइम पे ही जो ये प्रोविंशियल और सर्किट कोर्ट्स हैं एबॉलिश्ड हुई थी। प्रोविंशियल और सर्किट कोर्ट्स जिनको कि कॉर्नवालिस सेटअप करके गया था, उनको इसने एबॉलिश किया था, वर एबॉलिश्ड। इसके टाइम पे ही सती प्रथा इंडिया से ख़त्म हुई थी। सती प्रथा एबॉलिश्ड 1829 में। और मेन इसमें रोल किसका था? राजा राममोहन राय जी का। सती प्रथा एबॉलिश्ड कब? 1829 में इसको एबॉलिश किया गया था। इसको हम फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बिकॉज जो मैकॉले मिनट है वो इसी के टाइम पे इंडिया में आया था 1835 में, ठीक है। मैकॉलेज
मिनट जो है जिसने कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी वो इसी के टाइम पे आया था। ठीक है, डलहौजी हमने देख लिया है और तो कुछ नहीं है। और हेस्टिंग्स थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है इतने में भी मन नहीं भरा है। हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो इसके टाइम पे ध्यान रखना, एक तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, क्योंकि पूछ लिया था, इसमें थोड़ा जोर दे रहा हूँ, सीजीएल मेंस में ही पूछा, अगर आप जाके देखेंगे तो मैचिंग में पूरा क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ, ऑकलैंड के टाइम पे, तो वो सब पूछा है उसने। ठीक है, इसी के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। कुछ हुआ यूं था कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे, पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर इन मराठा एम्पायर, तो उनको बन नहीं पा रहे थे वो, तो वो गए कहाँ पे, सब कुछ कर लिया वहाँ पे, इंटरनल मर्डर्स भी करवा दिए आपसी लोगों के, बट फिर भी नहीं बन पा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के पास गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उन्होंने बोला कि हमें हराने में मदद करो, तुमको हम पेशवा बना देंगे, वही सिंपल ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूज़ करती है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी डिफीट मिली और इनसे फिर मराठाओं ने वडगांव की ट्रीटी साइन करवाई 1700 आई थिंक, वडगांव की ट्रीटी हाँ 1779 में हुई थी, 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव हुई थी। ठीक है, और जब ये बात पता चली, क्योंकि अभी मैंने बताया एक तो बंगाल में होता था गवर्नर, एक यहाँ पे होता था और एक यहाँ पे होता था, तो जब उसको पता चला यहाँ जो वॉरेन हेस्टिंग था, अब क्योंकि वो गवर्नर जनरल ऑफ एक तरह से, ये 1779 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है तो थोड़ा सुपीरियर है, तो उसने बोला क्या किया तुमने, मतलब तुम हार के चले आए मराठा से, तो फिर उसने यहाँ से फोर्स भेजी और इसने बोला कि हम जो ट्रीटी ऑफ वडगांव है, जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी फॉर द ब्रिटिशर्स, उसको हम नहीं मानते, फोर्सेस भेजी, एंड देन एक तरह से वो फिर से बैटल लड़ा गया और वो बैटल टाई में एक तरह से खेला गया, थोड़ा सा ब्रिटिशर्स की थोड़ा सा ऊपर पोजीशन यहाँ पे निकल के आई, और जो ट्रीटी बाद में साइन हुई दैट वाज ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। तो ध्यान रखना अगर पूछ ले कभी कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली अलग है, वो एंग्लो नेपाल वॉर के बाद जो है साइन हुई थी। मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट इज, ग्रेनाइट का प्रमुख घटक क्या है, तो ग्रेनाइट की अगर बात करें तो ये आपने नाम पहली बार नहीं सुना है, मैंने आपको ये बताया था कि एक तरह की इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताता हूँ, दैट इज़ कि आग्नेय चट्टान दो तरह की होती हैं, एक तो अगर अंदर ही अंदर बन जाती है तो उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, और जो बाहर आके सॉलिडिफिकेशन होता है उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव वालों को हम प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल आपको कैसे बताया था, कैसे याद करना है कि भाई इस मंत्र का उच्चारण करना है सुबह शाम 2 बार, गबरू ग्रेनाइट, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, थोड़ा सा सिमिलर राइम टाइप कर रहा है, ठीक है, बसाल्ट प्यूमाइस। अब ये ग्रेनाइट जो है ये इंट्रूसिव है कि एक्सट्रूसिव है, तो इंट्रूसिव का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो ग्रेनाइट होगा ये, ठीक, और अगर एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल दूँ तो बसाल्ट होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रेनाइट है वो एक तरह का एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इसका जो मेन कंपोनेंट है, प्रमुख घटक है इसका, वो होते हैं क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। और सबसे अगर प्रमुख बात करूं उनमें से जो सबसे प्रमुख है दैट इज फेल्डस्पार, जो कि एक तरह का एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। फिर अगर हमने देखे थे मेटामॉर्फिक रॉक के भी एग्जाम्पल्स, तो मेटामॉर्फिक जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके मार्बल, एम से मेटामॉर्फिक, एम से मार्बल, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, अब इसको क्वार्ट्ज से कंफ्यूज मत कर देना क्योंकि क्वार्ट्ज एक ग्रेनाइट के कंपोनेंट है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, लेकिन क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो मार्बल, क्वार्ट्जाइट, चिस्ट, ठीक है, ग्नीस, ये सब हैं मेटामॉर्फिक के। और सेडिमेंट्री के अगर एग्जाम्पल बात करें तो एक तो हमने ये देखा था कि अगर स्टोन होगा नाम के लास्ट में, जैसे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ठीक है, और कोल हो गया, ये सब होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के टाइप। सेडिमेंट्री 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, केमिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो अगर पूछ ले कि कौन सी रॉक 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, केमिकली, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, सेडिमेंट्री होगा। लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉसिल्स जीवाश्म देखने को मिलते हैं, जीवाश्म का अध्ययन पिलेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और इससे एसोसिएटेड टर्म है लिथीफैक्शन, लीनिएशन, फोलिएशन और बैंडिंग मेटामॉर्फिक से एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन से लावा की सॉलिडिफिकेशन से कौन सी रॉक बनती है, इग्नियस रॉक। रॉक के स्टडी को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पाइनियर्ड द मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ विडो रिमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन इन आंध्र रीजन। तो आंध्र रीजन में अगर हम बात करें किसने विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा कंदुकुरी वीरसलिंगम। बात करें श्री नारायण गुरु की तो उन्होंने SNDP मूवमेंट चलाया था केरल में। केरल के एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्हें उसी कम्युनिटी के लिए जो कि एक डिप्रेस्ड क्लास में आती थी, जो पिछड़ा वर्ग में आती थी, तो अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में एक सेग्रीगेशन था, तो उसको ख़त्म करने के लिए श्री नारायण गुरु जी ने श्री नारायण
धर्म परिपालन नाम का एक मूवमेंट चलाया इन द ईयर 1903 एजावा कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विडो रिमैरिज की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एक विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ, विडो रिमैरिज एसोसिएशन बने, एक नहीं दो बने। तो एक्ट की बात करें तो 1856 में पास हुआ, किसके टाइम पे? ये हुआ डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, ये डलहौजी के टाइम पे हुआ था। और मेन इसमें किसका रोल था? ये रोल था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें मेन रोल था। उनके जैसे कि हम अभी मैंने बताया था कि सती प्रथा खत्म हुआ बेंटी के टाइम पे, मेन रोल किसका था? राजा राम मोहन रॉय का। विडो रिमैरिज एक्ट खत्म हुआ डलहौजी के टाइम पे, मेन रोल किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। एसोसिएशन की अगर बात करें तो 2 फॉर्म हुए थे, एक तो 1853 में फॉर्म हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक तो 1853 में फॉर्म हुआ था, और दूसरा अगर बात करें दूसरे की अगर बात करें तो 1861 में फॉर्म हुआ था। 1853 वाला बनाया था विष्णु शास्त्री पंडित ने, और 1861 वाला बनाया था महागोविंद राणा डे, एम जी राणा डे ने बनाया था। एम जी राणा डे नहीं, ध्यान रखना, प्रार्थना समाज को फॉर्म तो नहीं किया था लेकिन बाद में इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो प्रार्थना समाज जो कि कब बना था? 1867 में, 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने बनवाया था, आत्माराम पंडुरंग। और एक थे हमारे कौन? दादोबा पंडुरंग, उन्होंने परमहंस मंडली 1849 में बनाया था, 1849। अभी ये मैंने बता दिया, अगर आपको पता है तो रिवाइज हो गया होगा, नहीं तो आगे भी हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विडो रिमैरिज जो एसोसिएशंस हैं ये कब कब बने थे। और एक चीज़, किसी तरह हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जहाँ पे ये बोला गया था, ये एक्ट पास हुआ था 1891 में, 1891 में, जहाँ पे ये बोला गया था कि जो 12 साल से छोटी बच्ची हैं उनकी शादी नहीं की जा सकती है। और इसमें जो मेन रोल था दैट वाज BM मालाबारी का मेन रोल था इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी ना टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर जो इकोनॉमी होती है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें चक्रीय प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये होता क्या है सर्कुलर इकोनॉमी? तो सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, ये है कंपनी, ये कंपनी बनाती है ब्रेड, ब्रेड बनाने का इसका काम है, ठीक है। और इसके आसपास घर होंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं इसके आसपास घर हैं, घरों से ये वर्कर्स जाएंगे यहाँ काम करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? ब्रेड प्रोड्यूस करेंगे। और यही जब इनको खाना होगा वर्कर्स को, तो क्या लेंगे? ब्रेड को खरीदेंगे। जब ब्रेड को खरीदेंगे तो कंपनी को क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वही प्रॉफिट इनको एज अ सैलरी मिलेगा। तो यानी कि ये पूरा सब सर्कुलर है, यानी कि एक तरह से पूरी दुनिया गोल है, ठीक है। तो ये होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो टोटल प्रोडक्शन बराबर टोटल कंजम्पशन, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना कंजम्पशन हो गया। मतलब हमने ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब इसमें कोई तीसरा बंदा नहीं, ना तो गवर्नमेंट है ना और कोई कुछ है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ठीक है। तो 3 सेक्टर भी 4 सेक्टर भी, लेकिन अभी सिर्फ हमें 2 सेक्टर पर फोकस करना, बिकॉज ऐसे चीज़ पे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। तो 2 सेक्टर पर अगर बना है क्वेश्चन, ठीक है, सारे, ठीक है, मैं आपको बता दूं इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आया ना हो, ठीक है। अगर किसी को अभी प्रूफ वूफ चाहिए हो, है ना तो आप बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कि भाई किस उसमें आया है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, सब इसमें इक्वल ही रहेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजम्पशन इनकम, सब इक्वल रहेगा, सब इक्वल। ये मोर आ गया, गलत है। रियल फ्लो इज ऑल्सो इक्वल टू मनी फ्लो, ठीक। 13th, अच्छा, सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पिछले लेक्चर में पढ़े थे, रिकॉल करें। प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब मेनली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब मेनली मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी मतलब मेनली सर्विसेज, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में टर्शरी सेक्टर देता है हमको इकोनॉमी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब। 13th, व्हाट इज द डायमीटर साइज रेंज ऑफ द वायरस। तो वायरस का डायमीटर साइज का रेंज कितना होता है? वायरस की अगर बात करें तो एक तरह का पैथोजन होता है। पैथोजन क्या होते हैं? जो बीमारी कॉज करते हैं। इसके भाई बहन भी हैं काफ़ी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, और भी चलिए हम एक एक करके भी पढ़ेंगे। तो वायरस की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब होते हैं। तो वायरस की अगर बात करें तो इसका साइज़ इतना होता है, फिर एक तरह से 20 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होते हैं, सॉरी 10⁻⁹ मीटर होते हैं, और इतना इसका साइज़ होता है वायरस का। वायरस की अगर बात करें तो ये नॉन लिविंग एंटिटी होती है। जितने भी होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब लिविंग होते हैं, ये भाई साहब नॉन लिविंग होते हैं। इनको चाहिए एक होस्ट सेल, जैसे कि कोविड वायरस था, इसको होस्ट मिल गया वो लंग के सेल, और वहाँ पे वो फिर रेप्लिकेट करता है, खुद को एक्सपैंड करता है।
इसमें सेल नहीं होती, कोई सेल नहीं होती इसमें, एंड ये नॉन लिविंग होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और वायरस की अगर हम बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो या तो डीएनए का बना होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना होगा। डीएनए की अगर बात करें और आरएनए की बात करें तो जो आरएनए वाला वायरस होता है उसको हम रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं, जिसका जेनेटिक मटीरियल आरएनए का बना होता है। जो कोविड था हमारा वो एक कोरोना वायरस, वो आरएनए था, यानी कि वो एक रेट्रो वायरस था, उसका जेनेटिक मटीरियल आरएनए का बना हुआ था। ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट, एक चीज़ ध्यान रखना कि वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी उनके खिलाफ काम करती हैं। उसका कारण ये है कि बैक्टीरिया जिस तरह से बनते हैं उनमें एक सेल वॉल होती है, वो हमने देखा था। उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है मैं नहीं बताऊंगा, पी से उसका नाम शुरू होता है, कवरिंग जी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, और जो सेल वॉल है वो पी से बनी होती है, मतलब जिसका नाम पी से शुरू होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा था, तो कि वो एक सेल वॉल बनाता है। अब वो जो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है उसको तोड़ देता है कौन? एंटीबायोटिक्स, नहीं बनने देता है, तो बैक्टीरिया बेचारा फैल ही नहीं पाता है। वायरस वो फॉलो करता ही नहीं प्रोसीजर, जैसे कि वो गैंग से वासेपुर बोलता है बेटा तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो पता नहीं कोई एक था कि इसकी हत्या करना, ठीक है, इसकी हत्या करना, फिर वो बोलता है लेकिन वो तो मर गया तो उसका मोह हो जाता है। वैसे ही कि भाई आप एंटीबायोटिक्स लोगे, वायरस खिलाफ वो जाएगा, एंटीबायोटिक्स बोलेगा कहाँ कहाँ है दिखाओ, में सेल वॉल वो बनने को रोकेगा। वायरस बोलेगा हम तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है, अब क्या करोगे, तो मोह हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए जब वायरस की वजह से बीमारी होती है। तो वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस की वजह से हमें बीमारी होती है जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, गलसुआ जिसको इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं, हर्पीज़ हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया। ये सब किसकी वजह से होती हैं? ये सब होते हैं आपके किसकी वजह से? वायरस की वजह से। और ये मैंने कल पूछा था क्वेश्चन, एड्स डे कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। एंटीबायोटिक्स पहली कौन सी थी जो डिस्कवर करी गई थी? दैट वाज पेनिसिलिन, जिसको कि डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसको डिस्कवर किया था, जो हमारी पहली एंटीबायोटिक्स थी उसको। अब बात कर लेते हैं इसके भाई बहनों की, जैसे कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है। मैंने पीछे पूछा था ना कि वो जब हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखी थी कि वो कौन सी टाइप ऑफ सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और बाकी के सेल ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं, तो ये होती प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और सेल वॉल आप तो बताएंगे किसका बना होता है। और बैक्टीरिया की अगर बात करें, इसका जो साइज़ है वो कितना रेंज करता है, तो 0.15 से लेके 700 माइक्रोमीटर, माइक्रो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम कई पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये सीजीएल 2022 में आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है इस पे, और वो है जैसे कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या होता है, स्फेरिकल शेप्ड या फिर स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कॉमा शेप्ड मतलब इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। तो अगर हम बात करें रॉड शेप्ड को, तो इसको बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, एक टीबी करके बीमारी होती है, उसके लिए हम बीसीजी वैक्सीन का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म है बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस, बैसिलस कलमेट्टे-ग्यूरिन, बैसिलस कलमेट्टे-ग्यूरिन। और टीबी जो है बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। स्फेरिकल की अगर बात करें तो ये कोकस, और ये स्पाइरल की अगर बात करें दैट इज स्पाइरिलियम, शायद उसमें पूछा था, ये वाला पूछा था जो सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था। कॉमा शेप्ड की अगर बात करें दैट इज विब्रियम। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी की अगर हम बात करें तो टी से टीबी, टी से टेटनस, टी से टाइफॉइड। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसके लिए? सैल्मोनेला टाइफाई। और भी होते हैं जैसे कि डिप्थेरिया, निमोनिया, ये भी होते हैं। ठीक है, डिप्थेरिया, निमोनिया, और टी सबसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, निमोनिया, ये सब किसके से होते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स को। और भी होते हैं जैसे कि इसके भाई बहन, जैसे फंगस हो गए। फंगस भी एक तरह के पैथोजन से जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि ये रिंग वॉर्म हो गया, आपका डिजीज़ हो गया रिंग वॉर्म के अलावा जो गंजापन होता है, बाल्डनेस, जो एक तरह का वो फंगस लगता है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डैंड्रफ, वो फंगस ही एक तरह का। फंगस की अगर हम बात करें तो इसका जो सेल वॉल है वो बना होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको बोलते हैं काइटिन, तो उसका बना होता है फंगस। एक चीज़ ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे वो होते हैं, मतलब किंगडम्स होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो उसमें ये मोनेरा से बिलोंग करता है, मोनेरा से, और इसमें सेल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फंगस का तो मैंने आपको बता ही दिया, फंगस इसका खुद का ही किंगडम है। बाकी भी होते हैं हमारे, जैसे कि प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ हमने देखा था, प्रोटोजोआ में जैसे कि मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है जो प्लाज्मोडियम होता है, उससे मलेरिया होता है।
ठीक है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन 2 और नए प्रोटोजोआ का आप लोग वेलकम करेंगे सभी लोग, ठीक है, तालियों से स्वागत होना चाहिए इनका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो लेशमैनिया डिजीज़ होती है, ठीक है, एक लेशमैनिया डिजीज़ होती है और एक होती है काला आज़ार, ठीक है, काला आज़ार। लेशमैनिया जो होती है, काला आज़ार, लेशमैनिया जो होती है, जो डिजीज़ है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, काला लेशमैनिया नेम है प्रोटोजोआ के, जिसकी वजह से काला आज़ार डिजीज़ होती है, ठीक है। लेशमैनिया एक प्रोटोजोआ और एक दूसरा हमारा ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। लेशमैनिया की वजह से होता है काला आज़ार नामक बीमारी, और ट्रिपैनोसोमा, सोमा सोजा, सोजा स्लीप, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और इसके कैरियर कौन होता है? जैसे कि ये प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया इसकी वजह से होता है, लेकिन खुद तो चल के जाता नहीं है कि आओ आओ उछल गया तुम्हारे मुंह में, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं। ये क्या करता है आपकी बॉडी में, कौन लेके आता है इसको? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो लेके आता है। वैसे ही इसको भी काला आज़ार का जो प्रोटोजोआ होता है लेशमैनिया, इसको लेके आते हैं सैंड फ्लाई, उड़ते हुए जो फ्लाई है, और ट्रिपैनोसोमा, सोमा से फ्लाइज, ठीक है, सोजा से फ्लाइज इसको कैरी करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स एक्वायर्ड अ न्यू एपिथेट लॉर्ड ऑफ द प्लो इन द लेटर वैदिक पीरियड? ने उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस देवता को हल के देवता की नई उपाधि प्राप्त हुई थी? हल के देवता, तो ये इंद्र जी को हुई थी, ठीक है। वरुण जी की अगर बात करें, ही वॉज गॉड ऑफ वाटर। तो अर्ली वैदिक एज में क्या हुआ था? अर्ली वैदिक एज, थोड़ा सा यहाँ पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंसेस थे। पहली बात तो जो टाइम पीरियड था अर्ली वैदिक एज का, दैट वाज 1500 से लेके 1000 BC तक था, और लेटर वैदिक एज की बात करेंगे तो 1000 BC से लेके 500 BC तक इसका टाइम पीरियड था। याद करिए 1750 में हड़प्पा खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। वैसे तो प्योरली अगर बात करें तो वो 1600 तक जाके खत्म हुआ था। तो ये अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि इंद्र भगवान हो गए, ठीक है, इंद्र हो गए और सन गॉड हो गए, वरुण हो गए, इनकी बड़ी पूजा होती थी। बाद में ये लोग थोड़ा फीके पड़ गए, मतलब ये लोग इन भगवान को रिप्लेस कर दिया एक तरह से, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इन सब को जो है इन गॉड्स ने रिप्लेस कर दिया। तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पे आते आते तक, ठीक है। और एक चीज़ कि यहाँ पे सभा हुआ करती थी, यहाँ पे समिति हुआ करती थी, यहाँ पे विदट हुआ करता था। ये क्या होते थे? तो सभा होती थी, आज जो हम बोलते हैं ना सभा लगी हुई है, मतलब कॉमन लोगों की असेंबली लगी हुई, लेकिन उस समय सभा मतलब जो ब्राह्मण्स लोग हैं उनकी असेंबली, यानी जो लर्नड लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, उनकी असेंबली। समिति होती थी असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, जो आम लोगों की असेंबली होती थी उसको हम समिति बोलते थे। और विदट होती थी रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस असेंबली, धार्मिक रूप से जो धार्मिक कार्यों के लिए जो असेंबली होती थी। एंड दिस विदट डिसअपियर्ड इन द लेटर वैदिक एज, ये तो कंटिन्यू हुई विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, लाइक यहाँ पे अब लेटर वैदिक एज में सभा समिति में विमेन्स वर नॉट अलाउड, विमेन नॉट अलाउड। और एक चीज़ लेटर वैदिक एज में जो हमें देखने को मिलती है, एंड दैट वाज कि यहाँ पे चतुर्वर्ण सिस्टम निकल के आता है। चतुर्वर्ण सिस्टम क्या होता है? चतुर्वर्ण सिस्टम जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब निकल के तो यहाँ पे भी तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन ये था कि यहाँ पे अब थोड़ा सा जो आज हम देखते हैं या फिर पहले के टाइम पे बहुत था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र नीचे है, ये सब जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा लेटर वैदिक एज में स्टार्ट होता है। वैदिक एज में जो गाय होती थी, जो काउज होती थी, उनको बहुत ही सेक्रेट कंसिडर किया जाता था। इतना सेक्रेट था कि इनको अघन्य कंसिडर किया जाता था कि इनको कोई मारेगा नहीं, मारेगा तो उसके लिए बहुत बहुत हीनियस पनिशमेंट थी, ठीक है, अघन्य। इनके लिए वॉर तक होते थे, युद्ध होते थे, जिनको गविष्टि बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जो एक तरह से किसी की वेल्थ है वो भी इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होती थी, जिसको कि गोमत बोलते थे हम लोग, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे लेटर वैदिक एज में ही सबसे पहले एक तरह से राइस, हमें यहाँ पे इसका एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रचलन देखने को मिला। राइस को ये लोग व्रीहि के नाम से जानते थे, ठीक है, व्रीहि के नाम से। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंद्र भगवान थे। ये लोग भगवान सूर्य की पूजा करते थे, जिनकी मदर का क्या नाम था? गॉडेस अदिति था, ठीक है। और ऐसे ही और इसी टाइम पे हमारे वेद भी बने थे, ठीक है, ऋग्वेद अर्ली वैदिक एज के टाइम पे। और वेद ऐसे नहीं लिखे नहीं गए थे इस टाइम पे, ये सिर्फ क्योंकि श्रुति थी, सुन के, जैसे कि ये माना जाता था कि जो वेद है वो भगवान ने सुना है, फिर इनको पास ऑन किया जा रहा है, धीरे 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 इस तरह से पास ऑन किया जा रहा है, ठीक है। एंड हाँ, सावित्री भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल गॉड ही थे, फीमेल गॉडेस भी थी, जैसे अदिति सन गॉड की मदर, सावित्री जिन पे कि पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। कौन से मंडल में जरा आप बताएंगे? ऋग्वेद के कौन से मंडल में भगवान गॉडेस माता सावित्री पे ही वो लिखा गया है।
Which ecological law states that the body form or shape is linear in warm climate and more rounded and compact in cold climates? तो भाई आप गर्मियों में क्या होते हैं, एकदम सीधे सोते हैं कि नहीं, सीधे लेटते हैं कि नहीं, और कोल्ड क्लाइमेट्स में क्या होता है ना, राउंड हो जाते हैं कि नहीं, एकदम जितना कम से कम एरिया ऑक्यूपाई कर सके एकदम सिकुड़ जाते हैं। सिंपल, ये बोला था एलन जी ने, ठीक है, एलन्स रूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 16th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी? तो अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट को, सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा उठाना होता है, तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल देती है। ध्यान हमेशा इस बात का रखना कि एक साइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और एक साइड पैसा होता है। बस मेरे हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो तुम्हारे हाथ में पैसा, और अगर मैंने तुमको वो दे दिया तो मेरे हाथ में पैसा आ गया, तुम्हारे हाथ में चली गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ये बताया था कि दो तरह के पॉलिसीज़ होते हैं। एक तो होती हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जिनको कि आरबीआई कैरी करती है, और एक फिजिकल पॉलिसी टूल्स होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट कैरी करती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं उनकी सेलिंग या बाइंग, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उनको क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वो भी मॉनेटरी पॉलिसी में के ही तहत आती हैं क्योंकि उसको आरबीआई ही अंडरटेक करता है, भले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग होती है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं, हैविंग कंसिडर्ड दिस, कि मैंने अभी तुम्हें ये बता दिया है कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तुम्हारे पास पैसा, और अगर मैंने तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी तो मेरे पास पैसा, तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, कौन सेल करेगा भाई? गवर्नमेंट या फिर आरबीआई सेल करेगा। तो यानी अब उसको अगर वो सेल कर रहा है तो पैसा अपने हाथ में ले रहा है, यानी इसके सेलिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम इन्फ्लेशन को काउंटर कर रहे हैं। यानी कि हम किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं? हॉकिश, डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई किया जा रहा है तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई किया जा रहा है मतलब लाओ लाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमको दे दो और हमसे पैसा ले लो। तो मानिए आपने मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज कर दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो दो तरह की होती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, लंबे समय के लिए होती हैं, और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। हमें यहाँ पे पढ़ना है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, अब इनको पहली बात तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू कर रही है तो इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, पूरी तरह से सिक्योर होती हैं। शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें तो एक होता है 92 डेज के लिए, और एक होता है इसका में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 184, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, एक सेकेंड, 191 होगा, ठीक है, सॉरी 91 होगा, बिकॉज एक साल से कम ही टाइम पीरियड होगा, वही मुझे डाउट हो रहा था 91 या 92, तो 91 होगा यहाँ पे, ठीक है। 91, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 182, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो 364, तो यानी एक साल से कम ही का इन पे टाइम पीरियड रहता है। 91, 182 और 364 इनका टाइम पीरियड रहता है, और इनको हम बोलते हैं टी बिल्स या फिर ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानी जाती हैं। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, ये ट्रेडेबल होती हैं, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनको ध्यान रखना एक डिस्काउंटेड प्राइस में इनको ऑफर किया जाता है, और जब फिर बाई किया जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये की मैंने आपको 90 दे दिया, जब आपको मैं आपके पैसे वापस करूंगा तो ये 100 रुपये के हिसाब से करूंगा, और वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं घुसना, वही डिस्काउंटेड प्राइस ही आपका इंटरेस्ट रेट बन जाता है, वही आपका ब्याज बन जाता है। द वोकल परफॉर्मेंस कथकली हैज़ ट्रेडिशनली बीन परफॉर्म्ड इन, द वोकल परफॉर्मेंस जो होती है कथकली में वो किस लैंग्वेज में होती है? मराठी, संस्कृताइज्ड मलयालम, हिंदी या फिर संस्कृताइज्ड तमिल? कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, क्लासिकल डांस केरल का। और कौन सा है? मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम है। अब कथकली यहाँ का है। अब केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? केरल की कम्युनिटी को मलयाली कम्युनिटी बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, संस्कृताइज्ड मलयालम। कथकली एक एक्सपोनेंट की बात करें, इसकी कोई ट्रिक आपको नहीं मिलेगी वाईटी शॉर्ट्स में परमार एसएससी चैनल पे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। तो इस तरह से याद करिए, बाल मिले ना मिले, ठीक है, बाल मिले ना मिले कुछ कुछ कली मिल जाए, ठीक है। तो बाल से बालकृष्णन, ठीक है, बालकृष्णन, मिलेना से मिलेना साल्विनी, मिलेना साल्विनी, एंड कुछ से कुंचू कुरूप, ठीक है, कुंचू कुरूप, और कली मिल जाए मतलब ये कथकली के एक्सपोनेंट है, सिंपल, ठीक है। कथकली में ध्यान रखना यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करी जाती है, स्टोरी टेलिंग
करी जाती है, जहाँ पे फैसिनेटिंग फुटवर्क और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशंस, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशनल जो होते हैं जेस्चर्स वो बहुत अच्छे यहाँ पे किए जाते हैं, आपने अगर कभी देखा हो इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है, ध्यान रखना, बिकॉज जो कथक, ये वर्ड है कथा, इसका मतलब ही स्टोरी होता है। जैसे कथक में कथा स्टोरी है, वैसे कथक कली में कथा इज अ स्टोरी। कली का मतलब होता है एक तरह का डांस, कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो संस्कृताइज मलयालम इसका सही आंसर होगा, मराठी तो अरबी महाराष्ट्र का है, हिंदी नॉर्थ इंडिया का, वो कथक में होगा, ठीक है। तो संस्कृताइज तमिल, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का हमें पता है कौन सा क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी हुई है और यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ, उसको आपको मैच करवाना है, टंसा, गिंडी, ओरछा या फिर काजीरंगा। तो काजीरंगा हम सबको पता है कि ये कहाँ का है, ऑप्शन नंबर डी असम का है, तो फोर्थ का डी हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। थर्ड का अपने आप सी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो गुंडी है वो तमिलनाडु में गुंडी पाई जाती है, ठीक है। तो और तांसा है आपका महाराष्ट्र में, तो दैट विल बी 1 बी ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और यहाँ पे मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिखता हूँ, आप बताने की कोशिश करिएगा। पेरियार कहाँ पे है, ठीक है। चिनार कहाँ पे है, चिनार। एंड भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, भरतपुर। और एक और बता दो, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, और एक और भद्रा, ठीक है, भद्रा। चलिए, तो पेरियार और चिनार की बात करें, दोनों केरल की हैं, भरतपुर राजस्थान में है, वाइल्ड लाइफ वाली जो है गुजरात में है, भद्रा कहाँ पे है, भद्रा है आपकी कर्नाटक में। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ मैंने बताया, तो काजीरंगा ये किसके लिए फेमस है, ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा, जिसको कि पहले के टाइम पे, मतलब हड़प्पन के टाइम पे जब हमें मिला तो उसको हम यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यूनिकॉर्न नामक ऐसा एक फिक्शनल जानवर है, ठीक है, घोड़े के शेप का होता है, राइनो के शेप का नहीं, तो घोड़े के शेप का होता है, लेकिन राइनोसोर की तरह, गेंडे की तरह एक सींग होती है उसमें। यूनिकॉर्न सील हमें मिली थी उसमें, ये मोहनजोदारो का जो था ना, जो सील हमें देखने को मिली, हड़प्पा मोहनजोदारो वाला, वहाँ पे ये यूनिकॉर्न की सील देखने को मिली थी। और यूनिकॉर्न टर्म को हम बिजनेसेस में स्टार्टअप के लिए यूज़ किया जाता है, वो स्टार्टअप जिसका की वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर चुका है, उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। डेकाकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न जो जिसका $10 बिलियन टच कर चुका है। और रिसेंटली जो IPL है वो डेकाकॉर्न बना है, ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन प्रीमियर लीग एक डेकाकॉर्न बना है, यानी कि इसका वैल्यूएशन $10 बिलियन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन यानी शाखा निर्माण, इशू करेंसी को इशू करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं गवर्नमेंट को, या फिर क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, बैंकिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट को देना ये RBI का काम है, इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है बैंकिंग फैसिलिटी। ये देते हैं किसको, जनता को, नॉर्मल पीपल को, पीपल ऑफ इंडिया को ये देते हैं क्या, बैंकिंग फैसिलिटीज़। इशू करने का करेंसी का किसके पास है, ये इशू करने का काम 2 लोगों के पास है। अगर कॉइन्स की बात हो रही है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन अगर करेंसी नोट्स की बात हो रही है तो मेनली इसको इशू करता है RBI। लेकिन चाहे कॉइन्स हो चाहे नोट्स हो, दोनों को एक तरह से मार्केट में फैलाने का काम RBI का होता है, ठीक है। तो करेंसी इशू भी नहीं करता है। क्रेडिट को कंट्रोल भी हमारा RBI ही करता है ना, या फिर गवर्नमेंट करती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी टूल्स के थ्रू, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना कि कितना पैसा इकोनॉमी में जाएगा, कितना नहीं जाएगा। इन्फ्लेशन है तो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, डिफ्लेशन जो कि यूजुअली नहीं होता है तो हम करेंगे डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट में पैसा देने के लिए डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, लेने के लिए हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर क्या होगा, क्रेडिट का क्रिएशन करता है। क्रेडिट का क्रिएशन कैसे होता है, जैसे कि ये बैंक है, मैं गया बैंक के पास लोन लेने, बैंक ने मुझे मैं गया बैंक में पैसा डिपॉजिट करने, मान लो कि मैंने 10,000 रुपये जमा करवाया बैंक में, कोई आया यहाँ पे बैंक से लोन लेने, मान लो ये छुन्नू है, मुन्नू है, छुन्नू ने पैसा जमा करवाया, मुन्नू को पैसे की ज़रूरत है, बैंक इसको 10,000 रुपये चढ़ा देगा कि ले जाओ तुम 10,000 रुपये ले जाओ, ठीक है। और ये 10,000 रुपये में हमें चाहिए 5,000 का ब्याज, ठीक है। तो छुन्नू ने इनको दे दिया 5,000 का ब्याज और बैंक ने इनको दे दिया 3,000 का ब्याज, तो बैंक को क्या बन गया, बैंक को बन गया 2,000 रुपये का मुनाफा हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई बैंक को कुछ पैसा साइड में रखना होता है, उसको CRR बोलते हैं, कुछ SLR भी होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उन टर्म्स का यूज़ कर नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। आई थिंक थोड़ा तो मैंने बताया होगा, लेकिन अभी इसको ढंग से हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको जब हम पढ़ लेंगे तो मैं उस चीज़ को बताऊंगा कि बैंक कोई ऐसा नहीं कि पूरा पैसा है तो पूरा ही उठा देना है, पूरा ही सर्कुलेट कर देना, कुछ पैसा हिस्सा रखना पड़ता है साइड में, उसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में किस तरह से लोन देता है बैंक, और लोन से क्या होता है, क्रेडिट का क्रिएशन होता है, पैसा से पैसा बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट सत्याग्रह वाज एसोसिएटेड विद द, नमक सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो नमक सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। कैसे संबंधित था, बिकॉज
12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट टैक्स ले रही थी उसको वॉयलेट किया था सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके। और इन्होंने मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक का मार्च किया था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये चला था मार्च। अलॉन्ग विद 78 डेलीगेट्स, 78 लोगों के साथ इन्होंने मार्च किया था, जिसको कि इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया था। ठीक, और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाहौर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 का, उसमें इसको लॉन्च किया गया था 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को NWFP वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, वहाँ से लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान इसको लीड कर रहे थे, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने क्या किया था वहाँ पे इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट या फिर लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। और इन्होंने वहाँ पे एक सोसाइटी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार नाम की एक सोसाइटी इन्होंने वहाँ पे डेवलप करी थी। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम बात करें, और भी बहुत सारी साइट्स थी, जैसे बिहार में नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया गया था। और वहाँ पे, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, बिहार में नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया गया था। और वहाँ पे अंबिका कांत ने इसको लीड किया था, अंबिका कांत सिन्हा ने इसको लीड किया था। मद्रास में सी राजगोपालाचारी ने इसको लीड किया था। ठीक है। और अगर हम बात करें धारसाना, जो दांडी के पास ही जगह पड़ती है, धारसाना, यहाँ पे रेड मारी थी किसने? यहाँ पे सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया था सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि अगर ये सारी हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम धारसाना में अब वो करेंगे, रेड मारेंगे। तो लेकिन तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर सरोजिनी नायडू ने वहाँ पे वो चीज़ किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 1942, सिर्फ अभी इतना बताता हूँ जितना हम लोगों ने पढ़ा है। 1942 और क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसके फेलियर की वजह से स्टार्ट हुआ था। चंपारण और खेड़ा की बात करें तो जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, जिसको कि हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बैक टू बैक इन्होंने तीन मूवमेंट किए। एक तो किया चंपारण, दूसरा किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा इन्होंने किया खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण 1917 1917, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918। एक्चुअली अहमदाबाद और खेड़ा में मात्र एक हफ्ते का गैप था, अहमदाबाद पहले और उसके एक हफ्ते के बाद खेड़ा। ये था तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध, जहाँ पे लोगों को यानी फिर पेजेंट्स को 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में ज़बरदस्ती नील की खेती यानी इंडिगो को कल्टीवेशन करने को बोला जा रहा था। तो ये एक तरह से इंडिगो कल्टीवेशन से एसोसिएटेड था। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था गांधी जी को, राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण में इनवाइट किया था, जो कि बिहार में एक जगह पड़ती है वहाँ पे। अहमदाबाद में ये इन्वाइट किया था अनुसुईया साराभाई ने, जो कि एक मिल वर्कर की बहन थी। अनुसुईया साराभाई ने इनवाइट किया था। ये था कि भाई जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने प्लेग बोनस बंद कर दिया था, और उनकी डिमांड थी कि भाई प्लेग बोनस कंटिन्यू रखो, क्योंकि अभी प्लेग गया नहीं, और इन्फ्लेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 पहला विश्व युद्ध 1918 में ही खत्म हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, तो इसलिए इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि भाई हमारा प्लेग बोनस को कंटिन्यू रखा जाए। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग द इंक्रीज्ड टैक्स, जो टैक्स को जो इंक्रीज कर दिया गया था फेमाइन के बावजूद भी। लोगों का कहना था कि यहाँ पे फेमाइन अकाल पड़ा है, इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का कहना था कि नहीं, प्रोडक्शन हुआ है आपका और हमें टैक्स दो। फिर गांधी जी यहाँ पे गए, खेड़ा गुजरात में, दोनों आपको पता है गुजरात में है, और वहाँ पे उन्होंने एक तरह से इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया, खेड़ा सत्याग्रह को। मेन इसमें जो खेड़ा में लीड कर रहे थे, मेन तो एक तरह से हम बोलते हैं ये महात्मा गांधी थे, बट इसमें सरदार पटेल जी का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है। और सरदार पटेल को सरदार का टाइटल 1928 के जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था उसमें मिला था इनको। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह में। तो आज का लेक्चर होता है हमारे यहाँ पे ख़त्म। ठीक है। और आप ये भी नोटिस किया करिए कि आप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर करते हैं, तो 20 में कितना स्कोर किया वो भी आप कमेंट बताइए। प्लस इसका जो PDF वगैरह है परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी वो भी बताइएगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्विजेस चाहिए क्या, तो मैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे ही उसका कुछ इंतजाम करवा दूंगा, तो वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी मिल जाया करेंगी। एंड इसका अगर आपको हैंडरेटेड नोट्स डाउनलोड करना है तो आप कोर्सेज सेक्शन में जाकर PDF कोर्स पार्ट 3 में कर सकते हैं। धन्यवाद।